सनसिटी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। हमने 12th क्लास के पॉलिटिकल के अंदर भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में अध्ययन कर रहे थे और 8 विशेषताओं को हमने अध्ययन कर दिया है। और आगे की विशेषता देखिए, नेक्स्ट विशेषता है जो 9 नंबर थी, वो है व्यक्ष मताधिकार। व्यक्ष मताधिकार, व्यक्ष मताधिकार का मतलब होता है भारत के प्रत्येक नागरिक की जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है उनको मतदान करने का अधिकार है। मतदान करने का अधिकार है। मूल संविधान में जो व्यक्ष मताधिकार की आयु थी वो आयु 21 वर्ष थी। फिर इसको घटाकर 61वें संविधान संशोधन 61वें संविधान संशोधन में इनकी आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी है। तो वर्तमान में जो व्यक्ष मताधिकार की आयु है वो 18 वर्ष है, ये आपको ध्यान रखना है। और 18 वर्ष जो भी भारत का प्रत्येक नागरिक है 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिए उसको मतदान करने का अधिकार है। और मूल संविधान में जो मतदान का अधिकार था वो 21 वर्ष का था। 61वें संविधान संशोधन में संविधान संशोधन में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। अब देखिए नेक्स्ट विशेषता है पंथ निरपेक्ष। जो नेक्स्ट विशेषता है पंथ निरपेक्ष। इस शब्द को प्रस्तावना के अंदर जोड़ा गया था। ये प्रस्तावना के अंदर शुरुआत के अंदर इस शब्द नहीं था। इस शब्द को 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। पहले ये शब्द प्रस्तावना के अंदर नहीं था। इसका अभिप्राय यह है कि धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके साथ राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, यानी राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। और धर्म के मामले में राज्य हमेशा तटस्थ होगा, यानी समान दृष्टि होगी सभी धर्मों के प्रति राज्य की। तो कहने का मतलब है इस शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। और धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। धर्म के मामले में राज्य हमेशा तटस्थ होगा। इसका मतलब होता है राज्य के लिए सभी धर्म एक समान है। फिर नेक्स्ट विशेषता है एकात्मक व संघात्मक तत्व का अद्भुत संयोग। एकात्मक व संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग। देखिए एकात्मक व संघात्मक, जैसे हमने 11th क्लास में पढ़ा है, एकात्मक मतलब एक ही सरकार होती है, संघात्मक का मतलब होता है केंद्र में अलग होती है, स्टेट में अलग सरकार होती है, निचले स्तर तीसरे स्तर पर अलग सरकार होती है। इस संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया। तो भारत का संविधान ऐसा है, कभी एकात्मक भी होता है और कभी संघात्मक भी होता है। इन दोनों का मिश्रण है। इन कहने का मतलब है भारत का संविधान एकात्मक और संघात्मक दोनों का मिश्रण है। इन दोनों से मिलकर बना है। किसी देश की एकता और अखंडता को, यानी देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए
एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए राज्य व केंद्र के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया। यानी केंद्र और राज्य को, इन दोनों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया। जो भारतीय संविधान के अंदर कुछ सूचियां दे रखी हैं, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशेष सूची। तो संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है, समवर्ती पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बनाते हैं। जब विवाद की स्थिति हो तो संसद का कानून हमेशा मान्य होगा, और अवशेष सूची पर भी कानून बनाने का अधिकार संसद को है। तो आपको ध्यान रखना है कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसके साथ ही केंद्र को हमेशा देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई। इन केंद्र को पास अधिक शक्तियां देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए। शक्तियों जो राज्य के पास कम है, और राज्य को स्वायत्तता दी गई है, कहना मतलब थोड़ी सी स्वतंत्रता भी दी गई है। स्वायत्तता राज्य को दी गई है, और जो अधिक शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार को दी गई। इसके साथ ही जैसे इकरी नागरिकता, यानी एक ही नागरिकता, क्योंकि संघात्मक व्यवस्था की एक विशेषता है दोहरी नागरिकता। एक उस देश की नागरिकता होती है और दूसरी होती है उस राज्य की नागरिकता। आपको ध्यान रखना कि भारत के अंदर संघात्मक व्यवस्था के अंदर इकरी नागरिकता को अपनाई गई। और दूसरी विशेषता जैसे राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, और तीसरा जैसे आपातकाल के अंदर, यानी संकट काल के अंदर केंद्र सरकार होती है वो राज्यों पर नियंत्रण भी करती है। ये संघात्मक व्यवस्था के अद्भुत सहयोग है, एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था का अद्भुत सहयोग है, क्योंकि इकरी नागरिकताएं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति करना, और आपातकाल में केंद्र का राज्य पर नियंत्रण। यह है एकात्मक और संघात्मक तत्वों का अद्भुत सहयोग है भारतीय संविधान के अंदर। अब देखिए नेक्स्ट विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका भारत के अंदर स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत के अंदर जो न्यायपालिका की संरचना है वो पिरामिड आकार की है। यानी कहने का मतलब है सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सेशन न्यायालय, जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर अधीनस्थ न्यायालय। ये इस प्रकार के पिरामिड के आकार की बनी हुई है। तो भारतीय संविधान के अंदर न्यायपालिका को स्वतंत्रता दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। और सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु इनको हटाने का कार्य संसद के दोनों सदन के द्वारा किया जाता है। यानी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, हटाने का कार्य है वो संसद के दोनों सदन करते हैं। और इसके साथ ही न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन व मूल अधिकारों की, न्यायिक पुनरावलोकन और मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए, यानी मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए वो कुछ याचिकाएं या रिट जारी करती हैं। यानी व्यक्ति के, भारत के नागरिक को मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए वे रिट या फिर याचिकाएं जारी करता है। इसके बाद में नेक्स्ट विशेषताएं हैं भारतीय संविधान कठोरता व लचीलापन का मिश्रण है। कठोरता व लचीलापन का मिश्रण है। भारतीय संविधान कठोरता व लचीलापन का मिश्रण है। यानी भारतीय संविधान कठोरता का मतलब आसानी से परिवर्तन भी नहीं होता है, और लचीलापन का मतलब होता है आसानी से परिवर्तन भी होता है। इन दोनों का मिश्रण है भारतीय संविधान के अंदर।
भारतीय संविधान के अंदर इसका मिश्रण के लिए उदाहरण मिलता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368। उसमें बताया गया है कि संविधान संशोधन की 3 प्रक्रियाएं हैं। उस प्रक्रिया के साथ सबसे पहले संविधान के कुछ भागों में संसद साधारण बहुमत के द्वारा परिवर्तन कर सकती है। दूसरा जी इसकी विशेषता है, दूसरे इसका संविधान के अंदर परिवर्तन है कि संसद संविधान के कुछ भागों में विशेष बहुमत के द्वारा परिवर्तन कर सकती है। और तीसरा है इन विशेष बहुमत के साथ भारत के आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति होनी चाहिए, तब संविधान के अंदर परिवर्तन होगा। इसको वापस देखिए, भारतीय संविधान कठोरता व लचीलापन का मिश्रण है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की 3 प्रक्रियाएं बताई गई है। पहली प्रक्रिया है कि भारतीय संविधान का अधिकांश भाग साधारण बहुमत के द्वारा, भारतीय संविधान का अधिकांश भाग विशेष बहुमत के द्वारा और भारतीय संविधान के कुछ भाग विशेष बहुमत के साथ भारतीय राज्यों की आधी विधानसभाओं के द्वारा परिवर्तन होता है। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता है भारतीय संविधान की नेक्स्ट विशेषता है 14 नंबर, विश्व शांति का समर्थन। विश्व शांति का समर्थन, भारतीय संविधान विश्व शांति का समर्थन है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि भारतीय संविधान विश्व शांति का समर्थन करता है। हमेशा सबसे पहले विश्व शांति की समर्थन करता है। उसने अपने नीति निर्देशक तत्व में इसके अंदर बताया इसने कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति। नेक्स्ट विशेषता है भारतीय संविधान विश्व शांति का समर्थक है। यानी भारतीय संविधान विश्व शांति का समर्थन करता है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व, संविधान के नीति निर्देशक तत्व का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51। उसमें यह बताया गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की स्थापना करें। इसके साथ ही भारत नहीं किसी देश की सीमा और वह आंतरिक मामलों में, यानी भारत किसी भी देश के सीमा का या आंतरिक मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा और न ही कोई दूसरा देश भारत के अंदर आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा। तो कहने का मतलब है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 है, वो बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना के बारे में। उसमें बताया गया भारत न ही किसी देश की सीमा का हस्तक्षेप करेगा, न ही कोई दूसरा देश भारत के अंदर आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा। कोई भी दूसरा देश भारत के अंदर आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करे, नहीं भारत किसी दूसरे देश के अंदर आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा। इसके बाद में विशेषता है आपातकाल के कुछ उपबंध किए गए हैं भारतीय संविधान के अंदर। आपातकाल के उपबंध, आपातकाल के
उपबंध, यानी कुछ प्रावधान किए गए हैं, उपबंध या प्रावधान भारतीय संविधान के अंदर आपातकालीन इमरजेंसी के कुछ प्रावधान किए गए हैं जो भारतीय संविधान के भाग 18 में उसका उल्लेख किया गया। भारतीय संविधान का भाग जो 18 है उसके अंदर आपातकाल के प्रावधान के बारे में बताया गया है। इसके अंदर 3 प्रकार के आपातकाल के बारे में बताया गया है। सबसे पहले अनुच्छेद 352, इसमें बताया गया है बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, और युद्ध की स्थिति में इन बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, युद्ध की स्थिति के अंदर राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकता है। फिर अनुच्छेद 356, फिर अनुच्छेद 356 में बताया गया है कि जब राज्यों की संवैधानिक स्थिति विफल हो जाए, जब राज्यों की संवैधानिक स्थिति विफल हो जाए, यानी कहने का मतलब है उस राज्य में अगर कोई सरकार नहीं बन पाई है या किसी गठबंधन टूट गया है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों की संवैधानिक स्थिति की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन को लागू करता है। फिर है अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 में बताया गया है जब देश के अंदर वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाए, इन जब देश में वित्तीय संकट की स्थिति है तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय संकट की घोषणा करता है। इसके बाद में नेक्स्ट विशेषता है एकल नागरिकता। इसको वापस देखिए आपातकाल के उपबंध को। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 18 में बताया गया है। अनुच्छेद 352 में बताया गया है जब देश पर बाहरी आक्रमण या देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह या युद्ध की स्थिति बनी हुई है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा करता है। फिर बताया अनुच्छेद 356 के अंदर जब राज्य के अंदर संवैधानिक स्थिति विफल हो जाती है तब राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। फिर अनुच्छेद 356 में बताया गया है जब देश के अंदर वित्तीय संकट की स्थिति हो तब इस आपातकाल के लागू किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट विशेषता है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता या फिर एकहरी नागरिकता, एक ही बात है। भारत के अंदर संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है और संघात्मक व्यवस्था की विशेषता है दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता का मतलब है एक तो उसकी देश की केंद्र की नागरिकता होगी और एक होगी राज्य की, स्टेट की नागरिकता। तो दोहरी नागरिकता भारत के अंदर देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। यह आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। जैसे अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर वो देश संघात्मक व्यवस्था है पर वहाँ पर दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता है। भारत के अंदर देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एकल नागरिकता की स्थापना की गई। इसके बाद में देखें लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। नेक्स्ट विशेषता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। भारतीय संविधान में यह बताया गया है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्वों में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में बताया गया। यानी भारतीय संविधान की नीति निर्देशक तत्व है उसमें यह बताया गया है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाएगी। इसमें यह बताया गया है कि केंद्र व राज्य की सरकारों को नागरिकों को पौष्टिक आहार,
नागरिकों को आवास, वस्त्र, कपड़े, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाए। यानी केंद्र और राज्य सरकार का ये कर्तव्य है नागरिकों को पौष्टिक आहार, उनको आवास, वस्त्र, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। ये लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषता है जो भारतीय संविधान के में नीति निर्देशक तत्वों में बताया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट 18 नंबर विशेषता है अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था। यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के कल्याण की विशेष व्यवस्था की गई भारतीय संविधान के अंदर। देखिए, भारतीय संविधान के अंदर अल्पसंख्यकों को धार्मिक, भाषाई व सांस्कृतिक हितों की रक्षा करने के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। और संविधान के अंदर एससी व एसटी के लिए भी संविधान के अनुच्छेद 330 व 332 के अनुसार संसद के अंदर यानी लोकसभा के अंदर और राज्य की विधानसभाओं के अंदर आरक्षण की व्यवस्था की गई। ये आपको ध्यान रखना है। यानी अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्ग के कल्याण की विशेष व्यवस्था क्या किया गया कि धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक हितों की रक्षा की जाएगी अल्पसंख्यक वर्गों के लिए। और जो पिछड़े वर्ग है एससी और एसटी, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 व 32 के अंदर, जिसके अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति के पिछड़े वर्ग के लिए लोकसभा और राज्य की विधानसभा में वहां पर उनके आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में पढ़ा जाएगा और इस टॉपिक को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।